नमस्कार विद्यार्थियों, साथियों। आज हम एक कविता पढ़ेंगे। कमला दास एक कवयित्री हैं। कमला दास, उनकी जो कक्षा 12 में कविता चलती है एनसीईआरटी में, माई मदर एट 66, और ये कविता और कॉम्पिटिशन्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये कविता हम पढ़ेंगे आज, कमला दास। देखते हैं कमला दास के बारे में। कमला दास 1934 में पैदा हुई थी। 1934 में पैदा हुई थी मालाबार, केरल में। और केरला, शी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज फॉरमोस्ट पोइट्स। और जो कमला दास है ना, वो इंडियाज फॉरमोस्ट पोइट्स, इंडिया की अग्रिम पंक्ति की कवियत्रियों में गिनी जाती है। हर वर्क्स आर नोन फॉर हर देयर ओरिजिनलिटी। उसका जो वर्क है वो जाना जाता है ओरिजिनलिटी के लिए, वर्सेटिलिटी के लिए। वर्सेटिलिटी होती है विभिन्न प्रकार के विचारों पर मंथन करना। एंड द इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल, और मिट्टी की इंडिजिनस फ्लेवर यानी स्थानीय महक उसकी कविता में मिलती है। स्थानीय चीजें, स्थानीय थॉट्स, स्थानीय रिलेशनशिप्स उनकी कविताओं में मिलती है। मतलब अपनी जमीन से जुड़ी हुई चीजें उसकी कविताओं में मिलती है। कमला दास हैज पब्लिश्ड मेनी नॉवेल्स। कमला दास के कई नॉवल पब्लिश हुए हैं। एंड शॉर्ट स्टोरी, और छोटी छोटी कहानियां पब्लिश हुई है इन इंग्लिश में। एंड मलयालम में भी हुई है अंडर द नेम ऑफ माधवीकुटी। मलयालम में जो कविताएं और जो भी वर्क उसके पब्लिश हुए हैं ना, वो इस पेन नेम के नीचे पब्लिश हुए हैं, माधवीकुटी के नाम से। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश, उसके कई कार्य अंग्रेजी में इंक्लूड, जैसे कि अल्फाबेट ऑफ लस्ट, ये नाम है उसके वर्क का। 1977 में पब्लिश हुआ था। ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती, ये छोटी छोटी कहानियों का एक कलेक्शन है जिसका नाम है पद्मावती। द हेरलोट, पद्मावती द हेरलोट एंड अदर स्टोरीज, और अन्य कहानियां 1992 में पब्लिश हुई थी। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, इसके अलावा पोइट्री की 5 किताबें भी उसकी प्रसिद्ध है, वो भी पब्लिश हुई थी। शी इज ए सेंसिटिव राइटर, वो क्या है, एक संवेदनशील लेखिका है। हु कैप्चर्ड द कॉम्प्लेक्स सबल्टीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन द लिरिकल इडियम, वो गे जो स्टाइल है ना, उस स्टाइल में व्यक्ति की कॉम्प्लेक्स सबल्टीज है ना, जो जटिल समस्याएं हैं, जटिल संबंधों के बीच में जो जटिलताएं हैं, उनको लिरिकल इडियम, गेय पद्धति में वो पेश करती है। ये भी उसका एक एग्जाम्पल है। माई मदर एट 66 एंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ सबल कॉम्प्लेक्स का, सबल्टीज का। देखिए टेक्स्ट पढ़ते हम। माई मदर एट 66, वो कहती है कि मेरी माँ जो कि 66 की एज में है। कितनी एज में है? मेरी माँ है 66 की एज में है। और एक मिनट अपन पेन ले लेते हैं। मेरी माँ है जो 66 की उम्र में है, और इसके अलावा मतलब 66 साल की उम्र में उसकी माँ है। और माँ जो है ना, वो किस, माई मदर इज एट 66 की एज में उसकी माता जी है, 66 साल की उम्र में। ड्राइविंग यानी चलाना, कार चला रही थी। फ्रॉम माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता के साथ, मतलब मेरे पेरेंट्स के साथ में कार चला रही थी। और कहाँ जा रही थी? होम टू कोचीन, घर से कोचीन जा रही थी। लास्ट फ्राइडे, कब जा रही थी? लास्ट फ्राइडे को घर से कोचीन जा रही थी, मॉर्निंग में। और सुबह सुबह आई सा माई मदर, माँ भी साथ थी कार में, तो मैंने मेरी माँ को देखा। बिसाइड में, बिसाइड यानी पास में, मेरे पास में कौन थी? मेरी माँ थी। मेरे पास में कौन थी? मेरी माँ थी कार में। डोज, डोज सो रही थी। डोज यानी एक झपकी लेना, सोना, है ना। डोज, ओपन माउथ, और सोई ना तब मुंह कैसा था? बिल्कुल खुला हुआ था। हर फेस, उसका चेहरा। एशन, एशन यानी राख होती है ना, राख, चेहरा। एशन लाइक दैट, है ना। उसका चेहरा कैसे था? राख की तरह। राख की तरह था, बूढ़ी औरत थी, झुर्रियां पड़ी हुई थी, तो उसका, मेरी माँ का जो चेहरा था ना, वो राख की तरह था। ऑफ ए कॉर्प्स, कॉर्प्स होता है बेटा मुर्दा, एक शव के चेहरे की तरह था। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और ये सब देख करके रियलाइज यानी महसूस हुआ। ये सब देख करके क्या हुआ? मुझे क्या महसूस हुआ? पेन महसूस हुआ, मुझे
दर्द महसूस हुआ कि मेरी माँ है ना, अब जो बूढ़ी हो चुकी है और अब वो इतनी एज की हो गई है, मुझे अब छोड़ के जाएगी, ऐसा उसको दर्द फील हुआ। लेकिन अचानक क्या हुआ, शी वाज एन ओल्ड, वो कमला दास ने कहा कि मेरी माँ है ना, वो बूढ़ी हो चुकी है, एज सी, और इतनी बूढ़ी है जितनी वो दिखाई दे रही है, उस समय इतनी ही बूढ़ी है जितनी वो दिखाई दे रही है। लुक्ड, जैसी मेरी माँ दिखाई दे रही है उतनी बूढ़ी है। लेकिन अचानक अचानक कमला दास का जो मूड है ना वो चेंज होता है, वो डरती है कि नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं सोचे, इस डर को अपन बाहर निकाले कि मेरी माँ मुझे छोड़ के चली जाएगी। और पुट दैट, अचानक क्या हुआ, उसने अपना मूड चेंज किया और देखा उसने कि पुट दैट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग, बाहर मतलब देखा उसने, उस थॉट को उसने क्या किया, अवे किया, और उसने खिड़की से बाहर देखा एट यंग ट्रीज, तो बाहर क्या था, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो यंग ट्रीज है ना, अब देखो ये यंग शब्द इसलिए आया है कि अब है ना उसका मूड क्या है, अच्छा है ना। तो यंग ट्रीज है, जो पेड़ है ना वो स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग यानी पीछे भाग रहे। अरे कार जब चलती है ना, तो जो पेड़ पेड़ होते हैं, तो कार चलती है तो हम देखते हैं ना, तो ऐसे लगता है पेड़ हमें छोड़ के पीछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, भाग रहे हैं। मैरी चिल्ड्रन, बाहर जो बच्चे खेल रहे हैं ना, वो स्पीलिंग, स्पीलिंग यानी उछल कूद करना, स्पीलिंग यानी छलकाव, वैसे तो इसका अर्थ होता है छलकना, छलकना, छलक रहे थे बच्चे, मतलब अपने घरों को भर रहे थे खुशियों से, आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों में के बाहर। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स, लेकिन बाद में जब एयरपोर्ट के बाहर फिर वो कार में उतरी और सिक्योरिटी चेक, उसने कमला दास ने अपना सिक्योरिटी चेकअप करवाया, मतलब अपनी सुरक्षा जांच पूरी करवाई। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, और कुछ दूरी पर खड़ी थी, कुछ दूरी पर खड़ी थी, है ना, अवे। आई लुक्ड अगेन, खड़े होकर के मैंने किसको देखा दोबारा, आई लुक्ड अगेन, मैंने दोबारा देखा किसको, हर वान, हर यानी कौन, मेरी माँ, मेरी माँ को मैंने दोबारा देखा, जो वान, वेन का मतलब होता है बेटा बिल्कुल ही पीला पड़ा हुआ चेहरा, पेल, पेल यानी पीला पड़ा हुआ, वेल का मतलब कमजोर, बिल्कुल ही कमजोर चेहरा, पीला पड़ा हुआ चेहरा। एज ए लेट विंटर्स मून, उसका फेस कैसा था, जैसे विंटर होती है ना, विंटर सर्दियों की सीजन, लेट विंटर, विंटर जाने वाली होती है ना, उसके मून के जैसा, उसके चांद के जैसा, क्योंकि उस समय चांद के ऊपर क्या रहती है, धुंध रहती है, चांद दिखाई नहीं देता स्पष्ट, बिल्कुल साफ नहीं दिखाई देता, इसलिए उसका चेहरा कैसा, उस चांद की तरह जैसे सर्दियों के अंदर चांद दिखाई देता है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड, और उसने फिर महसूस किया उसकी बुढ़ापे को, अपनी माँ के बुढ़ापे को। फेमिलियर एक, फेमिलियर वही चिर परिचित एक, यानी दर्द, फिर वही पेन उसको फील हुआ कि मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है और मुझे छोड़ के जाएगी। मेरा चाइल्डहुड फियर, वही उसका बचपन का फियर, उसका दर्द, वही उसका डर कि मुझे मेरी माँ छोड़ के अब जाएगी। बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन मैंने अंत में यही कहा, क्या, सी यू सून अम्मा, मम्मी दोबारा मिलते हैं, अम्मा केरल में कहते हैं ना, मम्मी को कहते हैं, सी यू सीन अम्मा। ऑल आई डिड वाज स्माइल, और मैंने कुछ नहीं किया, फिर उस सोच को बाहर निकाल करके मैं केवल क्या बोली, मैंने केवल स्माइल, स्माइल एंड स्माइल, ऑल इज वेल, है ना, ऑल इज वेल, और मैंने इस डर को अपने को बाहर निकाल दिया। ये था टेक्स्ट कविता का। देखो हम देखते हैं, बिल्कुल इजी हिंदी में लिखा है, इसको पढ़ लो आराम से, समझ में आ जाएगी। ये कविता वक्ता के हृदय से तब निकलती है, ये कविता वक्ता के हृदय से तब निकलती है, देखिए ये कविता वक्ता के हृदय, वक्ता कौन है यहाँ पे, कमला दास, है ना, कमला दास के हृदय से तब निकलती है जब उसे इस बात का एहसास होता है कि उसकी माँ अब बूढ़ी हो चली है और शायद कुछ ही दिनों की मेहमान है। बचपन में जो डर उसके मन में हमेशा था कि माँ से कहीं बिछड़ न जाए, बचपन का वह डर उसे अब फिर से सताने लगा है। कवियत्री कौन, कमला दास, अपनी माँ से मिलने उनके घर आई हुई है, और अब जाने के समय जब उन्हें कोचीन से अपनी फ्लाइट पकड़नी है तो माँ उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने जा रही है। एयरपोर्ट जाने के सफर में माँ गाड़ी में ऊँगने लगती है, सोने लगती है। उनके खुले हुए मुंह और फीके पड़े हुए चेहरे को देख करके कवियत्री को यह एहसास होता है कि माँ की उम्र हो चुकी है, अब वह बूढ़ी हो चुकी है, उसे फिर से पुराना बचपन वाला चिर परिचित माँ से बिछड़ने का भय सताने लगता है। अनायास ही उसे एहसास होता है कि शायद अगली बार माँ से मुलाकात न हो। इस दुखद ख्याल को वो अपने मस्तिष्क से निकाल देती है और गाड़ी की खिड़की से बाहर देखने लगती है। उसे पीछे भागते हुए पेड़ दिखते हैं और घरों से बच्चे खुशी खुशी खेलने के लिए निकलते
दिख रहे थे। इन सभी में ऊर्जा का अतिशय प्रवाह था, परंतु मान निष्क्रिय और निर्जीव लग रही थी। कुछ समय बाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के उपरांत फिर से कवयित्री को मां का चेहरा जाड़े के मौसम में फीके पड़े हुए चांद की तरह नजर आया और याद आया कि मां से बिछड़ने का वही बचपन का डर। किंतु उन्हें मुस्कुराते हुए मां ने सिर्फ यही कहा कि जल्दी ही भेंट होगी, स्माइल स्माइल एंड स्माइल। तो ये था बेटा इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन। अब हम देखते हैं इसके हार्ड वर्ड्स। देखो हार्ड वर्ड्स मैंने वैसे तो कोचीन तो क्या है, एक एयरपोर्ट का नाम है। कोचीन क्या है, एक जगह का नाम है और वहां पे एयरपोर्ट है जहां वो गई थी, केरल में है ये कोचीन। कोचीन और कोची इज ए सिटी इन केरला, वहां के एयरपोर्ट पे जा रही थी वो, है ना। डोज, डोज का मतलब स्लीप लाइटली ने मतलब झपकी लेना। एशन का मतलब राख कलरलेस रिजेबलिंग कलर ऑफ आशेज, राख के रंग का। कोप्स यानी डेड बॉडी होती है। स्प्रिंटिंग यानी दौड़ना। स्प्लिंग आउट यानी ओवरफ्लो छलकना। वेन यानी पेल आसन और एक यानी दर्द। ये इसके कुछ हार्ड वर्ड्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं इस कविता के लिटरेरी डिवाइसेज की। इस कविता में लिटरेरी डिवाइसेज क्या क्या है। देखो सबसे पहले तो इसमें जो लिटरेरी डिवाइस है वो है एंजाममेंट। मैंने पहले की कविताओं में भी आपको एक्सप्लेन किया है कि एंजाममेंट क्या होता है, बिल्कुल इजी है। मैंने आपको बताया है कि है ना कोई भी लाइन बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के अगली लाइन में पहुंच जाती है कविताओं में, है ना, तो वो होता है एंजाममेंट। एंजाममेंट, है ना। देखिए ये भी ये लिखा हुआ है कि द मोस्ट इंपोर्टेंट लिटरेरी डिवाइस, जो मुख्य लिटरेरी डिवाइस है ना यूज्ड इन दिस पोएम, इस कविता में यूज की गई है ना, वो क्या है, एंजाममेंट। दास डज नॉट यूज एनी स्टॉप मार्क, कोई भी स्टॉप मार्क यूज नहीं किया है थ्रू आउट द टेक्स्ट, पूरी के पूरे टेक्स्ट में सारी की सारी लाइन में कोई स्टॉप मार्क का मतलब कोई भी फुल स्टॉप पंक्चुएशन मार्क कुछ भी यूज नहीं किया है। शी इंजाब्स द लाइन्स टू क्रिएट ए चेन ऑफ थॉट्स, उसने ऐसे कैसे मतलब विचारों की एक श्रृंखला बनाई। ईच लाइन प्रोसीड टू द नेक्स्ट लाइन, प्रत्येक लाइन किसको प्रोसीड करती है, प्रत्येक लाइन आगे बढ़ाती है अगली वाली लाइन को, ठीक है ना। फॉर कंप्लीटिंग ए सिंगल आइडिया, और क्या करती है, केवल एक सिंगल आइडिया को कंप्लीट करती है। द होल पोइम, द होल आइडिया बिकम्स क्लियर आफ्टर गोइंग थ्रू ए फ्यू लाइन्स, और पूरा का पूरा आइडिया क्लियर हो जाता है थोड़ी सी लाइनें पढ़ने के बाद। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, टू कॉन्टेक्स्ट बिकम क्लियर आफ्टर रीडिंग द फर्स्ट 4 लाइन्स, पहली 4 लाइनें पढ़ते ही सारा कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाता है। क्या है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, मेरी माँ के घर से, मेरे माता पिता के घर से कार चलाते वक्त। होम टू कोचीन, घर से कहा, कोचीन जाते समय। कब, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। देखो यहां तक कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, ये इसी को बोलते हैं एंजाममेंट, एक लाइन से अगली लाइन में थॉट का चला जाना। ऐसा मैंने देखा माई मदर बिसाइड मी, मेरी माँ जो कि मेरे पास में बैठी हुई है। अब देखिए बेटा एलिट्रेशन, एलिट्रेशन के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं, दोबारा कर लेते हैं, देख लीजिए। इट अकर्स इन द फ्रेज माई मदर, है ना, ये क्या है, इट अकर्स इन द फ्रेज, ये इस फ्रेज में आता माई मदर। देखो एम, ये एम और ये एम, है ना, एम एम 2 बार आया ना, यही एलिट्रेशन है, किसी कॉन्सोनेंट की पुनरावृत्ति, किसी भी कॉन्सोनेंट की पुनरावृत्ति मतलब उसका दोहरान, ठीक है ना, एलिट्रेशन कहलाता है। एम एम, ठीक है ना, जैसे ये आया माई मदर, तो ये क्या है, जैसे ट्रेक, ट्री, टिप, लाइक दैट। तो ये टी टी ऐसे बार बार आ रहा है ना, इसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन। क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन। माई मदर, द एम साउंड गेट्स रिपीटेड एट द बिगिनिंग, देखो एम का जो वर्ड है ना वो रिपीट हो रहा है शुरुआत से इन दीज वर्ड्स में, इन शब्दों में। एज द कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीटेड, और जो कॉन्सोनेंट साउंड है ना वो रिपीट हो रहा है, बार बार आवृत्ति हो रही। इट इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्जोनेंस, ये भी मैंने बताया है कि ये कॉन्जोनेंस का एग्जाम्पल भी है। किसका एग्जाम्पल है, कॉन्जोनेंस का। कॉन्जोनेंस और एजोनेंस, एसोनेंस 2 चीजें होती है, उसको बोलते हैं स्वर साम्य। क्या बोलते हैं, स्वर साम्य। अब कॉन्सोनेंट मतलब क्या, कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट होता है, और जो एसोनेंस होता है ना बेटा, उसमें कोई वावल साउंड होता है जिसकी आवृत्ति होती है बार बार,
एक ही तरीके से, ठीक है ना। जैसे माई, मदर, मैं, लाइक दैट, तो ये उसका भी उदाहरण है। अब ये देखो 66, से, ठीक है ना, 66, सी, तो ये एस एस एलिट्रेशन भी है और कॉन्सोनेंट है, इस वजह से इसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्सोनेंट्स भी बोल सकते हैं। पुट, डेट, थॉट, टे, ठीक है ना, टे, दीज आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कॉन्सोनेंट्स। फिर देखो से, स्माइल एंड स्माइल, ठीक है ना, एलिट्रेशन के साथ साथ कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसको हम कॉन्सोनेंट्स भी बोल सकते हैं। देखो अगली स्लाइड मैंने इसलिए खाली छोड़ी है कि हम यहाँ बात करेंगे लिटरेचर की दो इंपॉर्टेंट डिवाइस के बारे में, सिमली और ये अपन तो बात कर लेते हैं, सिमली और मेटाफर। दोनों एक ही चीज है बेटा। जब दो ऑब्जेक्ट हो और उनके बीच में तुलना करनी हो, हमें क्या करनी हो, तुलना करनी हो। तुलना करने के लिए हम ऐसे शब्द काम में ले हुए, एज, लाइक, सो, है ना, ऐसे शब्द। जैसे अपना वर्ड है, योर फेस इज एज ब्यूटिफुल एज अ रोज। भाई तेरा चेहरा है ना इतना सुंदर है जितना गुलाब की तरह। तेरा चेहरा कितना सुंदर है, तेरा चेहरा है ना, योर फेस इज एज ब्यूटीफुल, तेरा चेहरा इतना सुंदर है जितना कि गुलाब होता है। तो एज से क्या किया हमने, तुलना की इसकी। तो ये तो है सिमली। और जब हम डायरेक्ट ऐसे बोलते ना तेरा चेहरा तो गुलाब ही है, योर फेस इज रोज, ये क्या है, ये मेटाफर है। इसमें एज सो कोई मतलब लाइक वगैरह नहीं है, डायरेक्ट हमने बोला है कि तेरा चेहरा गुलाब की तरह नहीं है, तेरा चेहरा तो क्या है, गुलाब ही है, ये होता है मेटाफर। जैसे फेमस लाइन है, केमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। केमल क्या है, रेगिस्तान का जहाज है। ऊंट क्या है, रेगिस्तान का जहाज है। जहाज जैसा नहीं है, जहाज ही है, ठीक है ना, ये मेटाफर है। देखो पहले सिमली है, इस कविता में सिमली है, हर फेस एसन लाइक दैट, उसका चेहरा कैसा है, लाइक आ गया, लाइक सब से तुलना की तो सिमली है लाइक। उसका मेरी माँ का फेस कैसा है, एसन, राख जैसा है, लाइक दैट, राख जैसा दिख रहा है, राख नहीं है ना, ऑफ ए कॉप्स, जैसे किसी मुर्दे की राख हो, ठीक है ना, वैसे दिख रहा है, तो ये सिमली है। हियर द पोइट एक्सप्लिसिटली कंपेयर्स, सुस्पष्ट रूप से तुलना करती है, द कलर ऑफ हर मदर्स फेस टू ऑफ ए कॉप्स, अपने माँ के चेहरे की किससे तुलना करती है, एक शव से, एक मुर्दे से तुलना करती है। ये लो, ठीक है ना, द पेल फेस ऑफ हर मदर आल्सो मेक्स द पोइट थिंक अबाउट हर फ्यूचर। और जो पीला पड़ा हुआ चेहरा है ना, वो दोबारा क्या करती है, कवियत्री को यह सोचने के लिए मजबूर करता है कि उसका फ्यूचर कैसा होगा, मतलब जल्दी वो मुझे छोड़ के चली जाएगी। सी विजुअलाइज का मतलब कल्पना करना, देखना। सी विजुअलाइज द इमेज ऑफ फनरल आसेज, वो किसकी कल्पना करती है, फनरल आसेज की। फनरल आसेज होती है, कोई मर जाता है ना, तो उसका जो दाह संस्कार करता है उसको फनरल बोलते हैं। दाह संस्कार को क्या बोलते हैं बेटा, फनरल। और उसकी जो राख है ना, उससे तुलना करती है। वाइल स्टेरिंग एट हर एजिंग मदर, कब, जब अपनी उम्र होती हुई माँ को देखती है। दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, और वो कहती है वो इतनी बूढ़ी है जितनी दिखाई दे रही है। इन दीज लाइन्स द स्पीकर कंपेयर्स ऑफ द फिजिकल फीचर, इन लाइनों में स्पीकर क्या करता है, उसके शरीर की फीचर्स की, है ना, तुलना करता है, फीचर्स को देखता है। टू ए साइन ऑफ एज बाय यूजिंग द लिंकर एज लगा करके, मैंने कहा एज, सो, लाइक, ऐसे लगा करके तुलना करता है। आई लुक्ड अगेन एट हर वेन पेल, मैंने दोबारा उसके चेहरे को देखा जो कैसा था, कमजोर था, पीला पड़ चुका था। एज और कैसा था, ए लेट विंटर्स मून, जैसे कि जाड़े के मौसम में चांद के ऊपर जो धूल चढ़ी हुई रहती है तो चांद दिखाई देता है ना, वैसा उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। और तुलना किससे की, एज से। तो इस एज तो ये सिमली है। हियर द स्पीकर कंपेयर्स हर मदर्स फेस, यहाँ अपनी माँ के चेहरे की तुलना करती है लेट विंटर्स मून से। शी यूजेस द इमेज ऑफ मून डेपिक्ट्स द सिमिलरिटीज बिटवीन द कलर ऑफ हर मदर्स फेस एंड
दैट ऑफ द मून। आगे बात हो कि वही है भाई, उससे तुलना करती है चेहरे की। अब देखो मेटाफर, सिमिली, ये मेटाफर देख लेते हैं पहले। देखो, देयर इज एन इंटरेस्टिंग मेटाफर इन द लाइन। अब मेटाफर तो मैंने बताया था, डायरेक्ट बोल दिए, कोई एड सो नहीं। क्या? द मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग, देखो मेरी चिल्ड्रन है ना, क्या कर रहे हैं? स्पेलिंग, छलक रहे हैं, खुशियां छलक रहे हैं। तो ऐसे नहीं लिखा ना मेरी चिल्ड्रन, है ना, स्पेलिंग एज, एज वाटर, है ना, एज वाटर स्पेलिंग इन ए ग्लास, है ना, ऐसे कुछ। तो डायरेक्ट लिखा है स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स हियर द एनर्जी एंड स्पॉन्टिनिटी। उन बच्चों के अंदर जो ऊर्जा और जो स्पॉन्टिनिटी है ना, प्रति उत्पन्न जो ताकत है। चिल्ड्रन आर कंपेयर टू ए ग्लास फुल ऑफ लिक्विड। देखो किससे किससे कंपेयर किए गए हैं बच्चे? ग्लास है। किससे? ग्लास है। बच्चे किससे कंपेयर किए गए हैं? एक पानी के ग्लास है, ग्लास फुल ऑफ लिक्विड से किए गए हैं। लेकिन डायरेक्ट उनको स्पेलिंग बताया, और द ग्लास, और द ग्लास और द कंटेनर्स इज देयर होम्स, द चिल्ड्रन आर द लिक्विड दैट फिल्स द होम विथ लाफ्टर। बच्चे क्या है? पानी है, और वो अपने घरों को किससे भर रहे हैं? खुशियों से और जॉय से, खुशियों से और जॉय से, जॉय से और हंसी मजाक से। बाय लुकिंग एट द किड्स, उन बच्चों को देख करके, इट सीम्स दे आर स्पिलिंग आउट देयर एनर्जी व्हाइल प्लेइंग, कि है ना, ये बच्चे क्या कर रहे हैं? स्पिलिंग आउट देयर एनर्जी, अपनी ऊर्जा का बहाव कर रहे हैं जब खेल रहे हैं। लेट विंटर्स मून, द फ्रेज कंटेन्स ए मेटाफर टू। इसमें भी मेटाफर है कि लेट विंटर्स मून, है ना, विंटर, लेट विंटर्स मून, है ना, थ्रू इट्स फ्रेज द पोइट पोर्ट्रेज द पेल व्हाइट कलर ऑफ द मून ड्यूरिंग विंटर्स एंड। वो चांद को डायरेक्ट बताता है, विंटर के एंड में जैसा चांद होता है ना, उसको बताता है। इट इज कंपेरेबल टू द फेस ऑफ एजिड पर्सन। किससे कंपेयर किया है? बूढ़े व्यक्ति के चेहरे से, बूढ़े व्यक्ति के चेहरे से। तो बेटा ये है। अब इसमें पर्सनिफिकेशन, पर्सनिफिकेशन मैंने आपको कई बार पढ़ा दिया है। पर्सनिफिकेशन होता है मानवीकरण, मतलब किसी भी डेड चीज को, जिसमें जीव नहीं हो, जिसमें क्या नहीं हो? लाइफ नहीं हो, जिसमें लाइफ नहीं हो, नो लाइफ, और उसके साथ हम इस तरीके से यूज में लें उसको, जैसे कि वो कोई लाइव चीज हो। क्या हो? लाइव चीज, उसे पर्सनिफिकेशन, पर्सन बना दिया उसको यार। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, देखो पेड़ है ना, पेड़ों को क्या कहा है? यंग, और वो क्या कर रहे हैं? स्प्रिंटिंग, दौड़ रहे हैं। दौड़ रहे हैं तो पेड़ थोड़ी दौड़ रहे हैं यार, दौड़ता तो कोई जीवित व्यक्ति है ना। तो इसलिए ये क्या है? पेड़ों का पर्सनिफिकेशन है। और इसी वजह से टी कैपिटल है, क्योंकि नाउन बना दिया, और नाउन का पहला शब्द क्या आता है? कैपिटल आता है। द पोइट कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ द बोथ ऑफ दीज वर्ड्स। देखो दोनों को, यंग का भी और ट्रीज, दोनों को क्या किया उसने? पर्सोनिफिकेशन किया और दोनों को कैपिटल कर दिया। सी डज सो फार पर्सोनिफाइंग द ट्रीज, है ना, दोनों पेड़ों को और उनको मानवीकरण किया। हियर द पोइट इन्वेस्ट द ट्रीज विद द आइडिया ऑफ स्प्रिंटिंग, है ना, भागते हुए आइडिया दे करके किया। द फ्रेज आल्सो कंटेन ए पर्सनल मेटाफर। हियर द पोइट यूज ए पर्सनल एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब द ट्रीज। उसने यहाँ पे एक व्यक्तिगत एडजेक्टिव को काम में लिया। यह है बेटा पर्सनिफिकेशन। ये तुम्हारी कविता माई मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास पूरी हो चुकी है। आपको कविता कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। साथ ही मेरे चैनल अकेडमी को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा यदि कोई कमी है यह भी मुझे बताएं, कुछ सुधार करना है यह भी मुझे बताएं। धन्यवाद, थैंक यू।